गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ रहे हैं। आज हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जिन तरंगों के संचरण के लिए यानी कि गमन के लिए संचरण होता है, गमन एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना संचरण कहलाता है। तो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता न होती है, वे बिना माध्यम के जो है चलती है, यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे माध्यम आपके पास ठोस द्रव गैस है कि ठोस में चलें, ये द्रव में चलें या गैस में चलें, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के निर्वात में चलती हैं। ठीक है, तो ये तरंगें आपकी क्या कहलाती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं, और इन्हें हम अप्रत्यास्थ तरंगें भी कहते हैं। और इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। मैक्सवेल ने हमको बताया था कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस आधार पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग नियत है। जो प्रकृति हमारी है इसमें क्या है, एक तरंग इस प्रकार से उन्होंने पाई जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ, जो 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमीय 3 अक्षों में जो होती है, तो त्रिविमीय क्षेत्र के साथ जो परिवर्तित वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, तो ये क्षेत्र जो क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ाई है कि परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये एक दूसरे के क्या करते हैं, जो परिवर्तित जो क्षेत्र हैं, ये चाहे वैद्युत क्षेत्र है चाहे चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। एक दूसरे को उत्पन्न करता है, दूसरा पहले को उत्पन्न करता है। ठीक है ना। तो यह तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। जो ये प्रकृति में पाई जाती है, इस प्रकार की जो तरंग होती है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। और जो ये तरंग होती है, इस तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो हम इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें वैद्युत चुंबकीय कहते हैं या अप्रत्यास्थ तरंगें कहते हैं। ठीक है। अथवा इस प्रकार से हम परिभाषा लिख सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र, समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ, समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार से एक तरंग पाई जाती है जो समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ क्या करती हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं या उसमें होते हैं, जो एक दूसरे के लिए
स्रोत का कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार से एक दूसरे को उत्पन्न करने का काम करते हैं, स्रोत का कार्य करते हैं। यह तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। इस तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तथा ये दोनों जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के तथा ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये चित्र बनाना है। ये वैद्युत चुंबकीय तरंग का चित्र है। यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित किया गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, वैद्युत क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। और इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत दिशा में होते हैं तथा तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। तो जो तरंग संचरण की दिशा है इसकी क्या होते हैं, ये लंबवत होते हैं। इस प्रकार से थ्री डायमेंशनल जो है तीनों एक दूसरे की क्या होते हैं, ये लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा, इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है बी, और ये तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित है। ठीक है। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं तथा निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, निर्वात में चलती हैं और इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश जो तरंगे होती है उनको भी हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है ना। अब इनके जो गुण पढ़ लेते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। नंबर 1, ये तरंगे प्रकाश के भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। इस प्रकार से प्रकाश किसी चिकने तल से रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है ना, या ये अपवर्तित हो जाता है, जैसे कांच से जो है अपवर्तित हो जाता है प्रकाश, उसी प्रकार से वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी क्या होती हैं, ये परावर्तित अपवर्तित होती हैं। इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। जिनकी ऊर्जा होती है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। नंबर 3, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट, ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनका जो उत्पन्न करने का स्रोत है इन तरंगों का क्या है, त्वरित आवेशित कण। त्वरित आवेशित कणों के द्वारा क्या होती है, तरंगे उत्पन्न की जाती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तरंगों के प्रभाव की दिशा के लंबवत वैद्युत क्षेत्र तथा दोलन करता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों दोलन करता है, और इन दोनों दिशाओं के अभिलंबत चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। छठा पॉइंट है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन होती हैं, यानी कि इन पर चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उदासीन होती हैं। अतः ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विस्थापित नहीं होती हैं अथवा विक्षेपित नहीं होती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी पदार्थिक माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है V बराबर √1/μe बराबर C/√μr इंटू एप्सिलॉन r। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। किसी पदार्थिक माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल का जो सूत्र होता है इस प्रकार से होता है, जहाँ म्यूजर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन r क्या है, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये चुंबकशीलता है म्यू r, और एप्सिलॉन r जो है वैद्युतशीलता है।
अगला पॉइंट है ये तरंगे वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि ये क्या होती हैं, उदासीन होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का इन तरंगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु ये फोटोग्राफिक प्लेट के द्वारा क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है इसके द्वारा ये तरंगें प्रभावित होती हैं। ठीक है, अब हम इन तरंगों की चाल का निर्धारण करते हैं। किसी माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का निर्धारण। किसी माध्यम में, यदि तरंगें माध्यम में चलती हैं तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर जो है चाल का निर्धारण किस प्रकार चाल होती है इनकी। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों के तात्क्षणिक मान, माना किसी क्षण हम लेते हैं, किसी क्षण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों के तात्क्षणिक मान, उस समय का जैसे हमने तात्क्षणिक आपको बताया कि उस समय उसी समय पर उसका मान जो है क्या होगा, E बराबर E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर V0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण जो आपके पास 1 है इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, और समीकरण नंबर 2 जो आपके पास है इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है। ध्यान रखना आपने, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, समीकरण नंबर 2 का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कर लीजिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा पास डी अपॉन डी एक्स बराबर, इसका अपन कर रहे हैं x का, तो इसका अपन करेंगे साइन हो जाएगा आपके पास कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के एक्स का करेंगे तो के जो है आ जाएगा, और के बाहर आ जाएगा ये, तो के E0 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 3 का टी के सापेक्ष अपन करने पर, टी के सापेक्ष करेंगे इसका, तो डी बी अपॉन डी टी बराबर माइनस ओमेगा V0 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो किस प्रकार से आई है, हमने हमारे पास था साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो साइन का हो जाता है V0 तो वैसे रहेगा, साइन का हो जाता है कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करना है आपने, टी के साथ करें तो ओमेगा टी का माइनस ओमेगा टी है, तो टी का कौन हो जाएगा, लेकिन माइनस ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस ओमेगा टंगा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार, जो मैक्सवेल ने समीकरण दी थी, डी अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टी बी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल माइनस टी बी अपॉन डी टी। इसमें आप मान रख दीजिए के E0 कॉस इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर ओमेगा V0 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर जो है माइनस माइनस का जो है प्लस हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर भी के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी कट जाएगा आपस में। ठीक, क्या बच गया हमारे पास, के E0 बराबर ओमेगा V0, और इस प्रकार से E0 बटे V0 बराबर ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा अपॉन के किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं इनकी चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और यहाँ पर जो है सी का मान हमने कैसे निकाला है, सी ए ओमेगा अपॉन के बराबर सी ये कैसे निकला है, तो इसको हम जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2πn, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, और के बराबर होता है 2π अपॉन लैम्डा, के बराबर 2π अपॉन लैम्डा। और यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर 2πn और 2π अपॉन लैम्डा, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, ओमेगा अपॉन के का मान बराबर 2πn अपॉन 2π बटे लैम्डा, 2π से 2π कट जाएगा, ये लैम्डा जो है ऊपर से जाएगा, ऊपर एन लैम्डा, ओमेगा अपॉन के बराबर एन लैम्डा, और एन लैम्डा क्या होता है, सी के बराबर होता है, सी बराबर एन लैम्डा, तो सी लिखेंगे तो ओमेगा अपॉन के दैट इज इक्वल टू सी, सी बराबर होता है एन लैम्डा। तो इस प्रकार से यहाँ पर E0 अपॉन V0 बराबर
चाहिए तो इस पर हम चाल का निर्धारण कर सकते हैं। ओके, ध्यान से कीजिए इसको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते रहिए आराम से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर दिक्कत आती है फिर भी आप जो है मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके।